तो इतना याद होगा, ठीक है। अच्छा कल एक चीज वहां पे जहाँ पर फंस रहे थे, कल एक चीज जो जनरली सब बच्चे फंस गए थे, जैसे बेस यूनिट हमने मीटर लिखी थी वहां तक, ठीक है, बेसिक सेंटीमीटर तक ये ठीक है, यहाँ तक चल जाता। फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डेका, फिर उसके बाद हेक्टो, फिर किलो पढ़ा था, ठीक है, बात समझ में आती। लेकिन कल एक क्वेश्चन था जो अधिकतर जैसे हमें लग रहा है कि कुछ बच्चों को शायद दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर नहीं ला पा रहे थे। जैसे क्वेश्चन क्या था, नैनोमीटर वाला क्वेश्चन था। नैनोमीटर था 10 की घात क्या था, कुछ था, एक नैनोमीटर को कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था आई थिंक, और क्वेश्चन क्या था, 1 नैनोमीटर ही था, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन के लिए ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ बेस यूनिट होगी मीटर ऊपर में, ठीक है, आया ना। जैसे नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नैनोमीटर से मीटर में कितना हो जाएगा, नैनोमीटर को मीटर में करना है, मीटर को नैनोमीटर में नहीं करना है। रैप बताया यहाँ जाते देखो, यहाँ से छोटी यूनिट्स आते जाती हैं, ठीक है, और इधर जाते हैं तो बड़ी यूनिट्स आती है, तो बड़ी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड ही करना पड़ता है, मतलब घातें ऋणात्मक होती हैं, आया ना। तो नैनोमीटर जो है वो छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम भाग ही देना पड़ेगा, इतनी बात आ जाती है समझ में। तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम मीटर की बात कर रहे थे तो 1 मीटर में यदि हम बात करें तो कितने नैनोमीटर हो जाएंगे, ये चार्ट है क्यों बनाया है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे, -9 या +9, प्लस माइनस। देखो जब भी, अभी फिर से बता रहे हैं, जब भी हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़ी यूनिट से जब भी छोटी इकाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब धनात्मक घातें होती है, चाहे हम उसके आगे भी चले जाएं, ठीक है, जैसे मीटर के आगे यदि हम इधर भी चले जाएं, यदि इधर से हम सीधे इधर जाते हैं तो जितने अब जीरो से हम काउंट करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर यदि हम देखें, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक घात होगी। लेकिन यदि मीटर से नैनोमीटर पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, 10 की घात 9 होगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी क्वेश्चन क्या था, ये 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये था शायद क्वेश्चन ना, सेंटीमीटर होंगे। तो नैनोमीटर में हमें ऑलरेडी पता है कि नैनोमीटर में सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये 9 क्या हो गया, मीटर में हो गया। और मीटर को अब हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं, आया ना। मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 10 की घात 2 का गुणा करेंगे या भाग करेंगे, अरे हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं ना, हमेशा ध्यान रखो। जैसे किलोमीटर से याद रखो, मीटर से सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाते हैं, 1000 होते ही नहीं होते, मतलब 10 की घात 3 का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। वैसे मीटर से यदि हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो इसीलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं, मतलब 10 की घात 2 हो जाते हैं। वैसे 1 मीटर से सेंटीमीटर में यदि हम लिख रहे हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 मीटर होता है, सॉरी सेंटीमीटर होता है। तो जो हम अब मीटर में ऑलरेडी है हमारे पास में, हमने नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर तक पहुंच गया। मतलब जैसे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे देसी सेंटीमीटर, माइक्रो के बाद नैनो भी था, तो नैनो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में पहुंच गया। मीटर से हमें सेंटीमीटर का रिलेशन पता है, क्योंकि डायरेक्ट यदि यहाँ से जाओगे तो गड़बड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो मेन रिलेशन है यहाँ पर एक्चुअली क्या है, 10 की घात 1 2 1 1 1 1 0 का अंतर है, लेकिन इसके बाद 3 3 0 का अंतर यदि देखोगे यहाँ पर, तो पहले 1 2 3 है, 10 की घात 1 फिर 2 फिर 3, फिर उसके बाद में 3 का पहाड़ा है, मतलब 3 3 0 हो गए। तो उसमें यदि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलोगे तो यहाँ तक ही कर सकते हो, देसी सेंटीमीटर और डेका हेक्टो किलो तक, यहाँ तक ठीक है। तो 10 10 से गुणा या भाग कर सकते हो, इतने 3 आगे 3 पीछे तक ठीक है। लेकिन उसके ज्यादा यदि कोई वैल्यू आती है, जैसे नैनोमीटर वाले जो कल क्वेश्चन कर रहे थे, तो नैनोमीटर वाला यदि कोई ऐसा प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता तो पहले उसे बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो बेस यूनिट में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, पहले मीटर हो गया, मीटर में हमें पता है सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे तो हमें मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 10 की घात 9 मीटर में ऑलरेडी है, तो सेंटीमीटर में करेंगे 10 की घात 2, कितना आ जाएगा, -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यही आंसर था हमारे ख्याल से, यस है ना। अब एक पॉइंट वाला एक और क्वेश्चन दे दे रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि पॉइंट, अच्छा पॉइंट शिफ्ट करते और जो है ध्यान से समझेंगे। जब भी पॉइंट शिफ्ट करना होता है, हमने बताया लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो कैसी घातें बढ़ती हैं, 10 की घातें कैसी बढ़ती हैं, लेफ्ट में 10 की घातें कैसी बढ़ेंगी, जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतने कितनी घातें बढ़ेंगी, 10 की घात प्लस में या माइनस में, नेगेटिव हाथ या पॉजिटिव हाथ, नेगेटिव जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाथ बढ़ेगी, मतलब लेफ्ट में जाएंगे तो, और राइट में जाएंगे तो कैसी घात बढ़ेगी, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ऐसे ही क्वेश्चन
मंथली बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 56.7 फर्मी को तुम्हें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर, एमएम में कन्वर्ट करो, सही से करना। सबका एक आंसर आना चाहिए। नहीं, 5, 6, 7 भी तो होगा ना उसमें कुछ। 5 दशमलव में आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि जो भी आंसर होंगे 5 के बाद एक पॉइंट होगा, 5 दशमलव में ही आंसर होगा। जल्दी करें, इतना सन्नाटा क्यों हो गया? कुछ तो जवाब दो। माइनस 30, 30, 13। बाकी लोग किसका आया? फर्मी का मतलब क्या होता है? कल ही बताया। फर्मी का मतलब क्या होता है? यहाँ कहीं है फर्मी? नहीं है। हमने कहा था फेम्टोमीटर को हम क्या कहते हैं? फर्मी। याद आया? जैसे माइक्रोमीटर को क्या कहते हैं? माइक्रोन। इसमें एक पूरे चार्ट में एक इकाई मिसिंग है, जैसे एंगस्ट्रॉम पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है? पढ़ा है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर हो जाएंगे? एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं? 10 to the power -10। गुड, 10 to the power -10 मीटर। तो ये अलग से याद रखेंगे क्योंकि अभी 3 के पहाड़ में आता नहीं है, इसलिए इसको लिखा नहीं है उसमें, लेकिन याद रखेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10 हो जाएगा। इसको अलग से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। फर्मी मतलब कितना हो जाएगा? फेम्टोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 56.7 एफएम है। एफएम मतलब समझ में आ रहा है? फेम्टोमीटर। और फेम्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू लिख सकते हैं 56.7। फेम्टो का मतलब कितना होगा? 10⁻15। ठीक है, इसकी बात आ जाती है समझ में? 10⁻15 मीटर। और इसको अब किससे बदलना है? एमएम में बदलना है। तो अब एमएम में बदलेंगे तो अब बड़ी जो यूनिट है उससे हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी यूनिट। अभी छोटी यूनिट से कहाँ जा रहे थे? बड़ी यूनिट। तो इसलिए नेगेटिव मतलब राइट से कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसी इकाई आ गई? ऋणात्मक घात आ गई। मतलब जो इकाई थी, हम छोटी इकाई से कहाँ चले गए? बड़ी यूनिट। तो अब मीटर जो है बेस यूनिट है और इससे हम कहाँ जा रहे हैं? राइट में वापस जा रहे हैं। मतलब मीटर तक पहुंच गए, वापस कहाँ जा रहे हैं? हम मिलीमीटर में जा रहे हैं। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10⁻3, ऋण 3 नहीं। बात समझ रहे हैं? आया ना? हम मीटर से कहाँ जा रहे हैं? राइट में। जब भी राइट में जाएंगे तो घात कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव होगी। इतनी बात आती है समझ में? तो ये ऑलरेडी 10⁻15 है। इसको यदि हम चेंज करेंगे तो 56.7 × 10⁻15 × 10⁻, क्या करेंगे? +3 -3 +3। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो +3। और ये किस में जाएगा? एमएम में। इतनी बात आती है समझ में? आया? यस सर। अरे एप्टीट्यूड कुछ तो पढ़ते होगे। एप्टीट्यूड पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग? एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते हो? रीजनिंग कुछ तो पढ़ते हो? रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो उसमें मैथ कुछ नहीं होती क्या? कैसे करते हो? नहीं करते, छोड़ देते हो। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन दिया ना, ये आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन जो कल दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई से भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसके अलावा यदि यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा? -15। ये कल रूल बताया था, एक a to the power m * a to the power m मतलब घातें क्या हो जाती है? बेस यदि सेम है तो घातें जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर -15 और क्या है? +3 है। कितना आ गया तुमको समझ में? क्या आया कि समझ में? कितना हो जाएगा? 56.7 -13 और -15 और 3 कितना हो जाएगा? -12। इतना प्लस माइनस तो करते आता है ना, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, साइन वगैरह इतना तो आते ही है। ये क्या है ना? एमएम में आया
लेकिन यदि 5 पॉइंट पे देंगे आंसर तो क्या हो जाएगा? 5.67 इंटू 10 टू द पावर, आप देखते हैं 13 है या 11 है। ऑलरेडी -12 तो था ही हमारे पास में, ठीक है। अब पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट किया है? लेफ्ट में। आगे मतलब कहाँ? आगे मतलब इधर भी होता है ना, पहले से मतलब लेफ्ट में शिफ्ट किया है, और लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमने बताया पॉइंट में लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो कैसी घात बढ़ेगी? ऑलरेडी घात बढ़ेगी। कितना डिजिट शिफ्ट किया? एक डिजिट शिफ्ट किया तो +1। अरे इतना आया ना, +1 आया, ये तो आया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा? 5.67 इंटू 10 टू द पावर -11 mm। तो -13 नहीं आया। सबको आगे समझ में इतना? सर वो पॉइंट शिफ्ट क्यों करते हैं? क्या पॉइंट को क्या हो गया? शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी फिजिक्स में कोई सा भी क्वेश्चन होता है या कोई सा भी आंसर या ऑप्शन आएंगे तुम्हें, तो रेयरली शायद ही ये ऑप्शन मिलेगा तुम्हें। जब भी ऑप्शन मिलता है, कोई भी सार्थक अंक होता है, एक्चुअली सार्थक अंक के कारण वो खैर सिलेबस से बाहर है, छोड़ दो उसको, लेकिन सार्थक अंक बनाने के लिए पहले डिजिट के बाद में आप पॉइंट लगाते हैं। तो हमेशा यदि पॉइंट आगे कहीं और भी होता, 7 के बाद भी होता, तो जो आंसर होगा 5 पॉइंट में ही होगा, ठीक है। आंसर दोनों ही सेम है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब ऑप्शन से मैच कराना होगा तो शिफ्टिंग समझनी पड़ेगी, ठीक है। हो गया? क्या फिजिक्स का मैथ्स ज्यादा लग रही है? फिजिक्स मैथ्स से भरी, मैथ्स नहीं आती तो फिजिक्स कैसे आएगी? चलो एक और चीज हमने कल कहा था, कुछ रेडियस के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कल, याद है? अब एंगल के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब एंगल, जो 2 प्रकार के एंगल हो जाते हैं, मतलब जब 2 यूनिट्स हो जाती है एक्चुअली एंगल की, प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल, समतल कोण और घन कोण की, याद है? समतल कोण में क्या होती है? कहीं रेडियन, और घन कोण की क्या होती है? स्टेरेडियन। और लेकिन जनरली जब हम वैल्यूज कभी पढ़े होंगे, 10वीं में भी पढ़ा होगा, तो डिग्रीज में पढ़े होंगे, तो डिग्री और रेडियन में कुछ रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई से भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिग्री में दिया रेडियन में बदलो, रेडियन में दिया डिग्री में बदलो। तो ये छोटा सा एक सवाल कांसेप्ट हम लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, ना आगे समझ में ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं समझ में? सबको आ गया? अब तो बन जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखेंगे सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हिंदी में लिखेंगे वृत्तीय निकाय। सर्कल बनाते आते? एक सर्कल बना, रेडियस समझता है? त्रिज्या। बना लिए? सर्कल की लंबाई पूछे यदि कोई तो? लंबाई नहीं होती लंबाई। मान लो ये वायर है, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई है, इसको गोल कर सकते हैं ना, गोल करके खोल दिया तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या होती है? सर्कम 2 पाई, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको लेंथ लिखा है एल जो है, ठीक है। तो एक्चुअली वो सीधी रेखा ही है, लेकिन उसको हमने मोड़ दिया, कुछ एंगल में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आ रही है? उसी के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे यहाँ पर थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कितना चाहो तो चाप बटे त्रिज्या लिख सकते हो। चाप यहाँ पर क्या है? एल, आर क्या है? त्रिज्या, इंग्लिश में आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ARC आर्क, और हिंदी में चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, बाकी ये तो पता होगा ना 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? डिग्री में 6 मिनट होते हैं।
हमने पूछा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 6 मिनट कैसे हो? 60 मिनट। और मिनट को हम ऐसे लिखते हैं, तो यदि 1 डिग्री यदि लिखा है तो 60 मिनट ऐसा होगा। वो वाला मिनट नहीं, तो घड़ी वाला तो मिनट सोच रही है, एंगल वाला मिनट की बात कर रही है, ठीक है। 1 डिग्री की बात हो रही है तो 60 मिनट होगा, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सेकंड लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसमें लिखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, एक समकोण या राइट एंगल बराबर सबको पता है कितने रेडियन में कितना होता है? कल ही बताया था, π/2 होता है, ठीक है, याद रखना। और इसमें लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हमें 180 डिग्री बटे पाई का गुणा करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू तो पता ही है सबको, और इसका वैल्यू भी लिखे ले 57.3 डिग्री, डिग्रीज में, डिग्री और रेडियन में आता है। चलो एक क्वेश्चन करो, देखो 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है। क्वेश्चन है कन्वर्ट 75 डिग्री इनटू रेडियन। 75 डिग्री को रेडियन में बदलो। अब ये कैसा करेंगे? आपने तो बताया डिग्री रेडियन से डिग्री, अब डिग्री से रेडियन। देखो जब अभी इसमें क्या लिखा हुआ, रेडियन से डिग्री में बदलना, तो हमने क्या कहा 180 डिग्री बटे पाई का गुणा कर देंगे। और यदि हमें रेडियन में दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री में दिया है, रेडियन से डिग्री में तो डायरेक्ट ये दिया हुआ लिखा है हमने, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो इसका गुणा करेंगे 180 बटे पाई का। और यदि डिग्री में दिया है तो पाई बटे 180 का गुणा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में क्या बोला, 75 डिग्री बोला है, तो 75 डिग्री बोला है तो इससे हम किसका गुणा कर देंगे? 75 डिग्री से रेडियन में करने के लिए पाई बटे 180 का। पाई में आंसर आना चाहिए, सॉल्व मतलब काटना हो, मतलब जितना कट रहा है काटना, पाई की वैल्यू मत रखना। 15 पाई बटे और कट जाएगा, देखो 3 से कटेगा। 5 पाई बाय 18 तो नहीं होगा, 5/12 से। आगे सबका आगे इजी क्वेश्चन था। 5 पाई बाय 12 ये किसमें आएगा? रेडियन में आएगा, तो रेडियन में लिखते नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन रेडियन में लिखने के लिए ऐसा लिख देते हैं, इसका मतलब रेडियन होता है, ठीक है। ऐसे यदि पाई में लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वो रेडियन में है, और यदि लिखना भी है तो उसमें ऊपर सी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर सी में लिखा, मतलब ये किसमें? रेडियन में, ठीक है। एक और रेडियन से डिग्री वाला एक क्वेश्चन लिखो 2 पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट। क्या करेंगे? 180 बटे पाई का गुणा करेंगे, आया ना? कितना आया? 24। गुड। बाकी लोग क्या पहाड़े नहीं याद करके आए, ये पहाड़े पढ़े ही नहीं है। आया क्या फर्स्ट टाइम? नहीं आया? अरे 10वीं तक तो मैथ पढ़ी होगी, ये 10वीं से पहले छोड़ दिया था। हमने कहा कि इसको इसमें किसे ऐड करना है हमें? 24 आ गया सबका? आ गया। 50 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे 180 बटे पाई का, पाई से पाई कट जाएगा, और कितना आ जाएगा? ये 15 से इसको भाग दोगे तो कितना? 12 आ जाएगा, और 12 दूनी कितना आ जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आने लगा इतना? यदि कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो तुम्हारा, मतलब पीएससी में तो कम चांसेस है, लेकिन बाकी रेलवे और एसएससी वाले जितने एग्जाम इसमें शायद आता है। चलो बैक टू द मेन टॉपिक। बीच में कुछ आ गया है इसमें, इसीलिए बता दिया। ये देखिए डिग्री रेडियन से क्योंकि संबंधित था, इसीलिए बता दिया, ठीक है। बाकी ज्यादातर यदि देखा जाए तो ये तुम्हारा एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला ज्यादा सेक्शन है।
हमने कुछ राशि ऑलरेडी लिखी थी, लेकिन कुछ राशि और लिखेंगे हम और उनकी यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में जैसे एक क्वेश्चन बता दें ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यूपीपीएससी में आया था, इसमें यूनिट ऑफ पावर पूछी थी। ठीक है, और एमपीपीएससी में भी आया था, उसमें यूनिट ऑफ फोर्स पूछा था, और यूपीपीएससी में वापस से कोई दूसरे साल में यूनिट ऑफ वर्क पूछा था, वर्क मतलब कार्य पूछा था। उसके बाद लाइट ईयर किसकी इकाई होती है ये भी पूछा था, लाइट ईयर के बारे में लिखा नहीं हमने, लिखेंगे हम। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आया हुआ था पार्सेक के बारे में आया था, पार्सेक का फुल फॉर्म पता है खगोलीय दूरी नापने क्या? खगोलीय दूरी नापने की इकाई पार्सेक। खगोलीय इकाई अलग, पार्सेक खगोलीय दूरी के लिए है, लेकिन पार्सेक खगोलीय इकाई अलग होती है। खगोलीय दूरी के लिए ही है, लेकिन खगोलीय इकाई एक अलग ही शब्द है, एयू कहते हैं। पार्सेक मतलब तो पैरालैक्टिक सेकंड। ठीक है, दो शब्द से मिलकर बना है, PAR पार्क पैरालैक्टिक, SEC सेकंड। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया मेगावाट जो है किसको नापने की इकाई है, ये है। और SI यूनिट पूछा है कुछ, ये क्वेश्चन जो है एक एग्जाम में आया है, और एग्जाम में पूछा था तुमसे उसमें कि मैच द कॉलम करना यूनिट के लिए। तो कुछ इकाइयां हैं, मतलब जैसे भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज की जो फेमस फिजिकल क्वांटिटीज है, जो बेसिक उतना हम पढ़ेंगे, ताकि उसकी यदि इकाई आगे एग्जाम में तो इकाई बने। ठीक है, एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, मतलब हीट मतलब ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है इनमें से। ये 2016 का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड के नापने के लिए, जो ऐसे फॉर एग्जांपल प्रेशर नाप रहे, तो प्रेशर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, समुद्र की गहराई नापना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये सारे कुछ चीजें ये पता होती है। ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक यूनिट्स लिखेंगे और भौतिक राशि लिखेंगे। तो हेडिंग लिख सकते हैं, लिखेंगे भौतिक राशि एवं SI मात्रक, भौतिक राशि एवं SI मात्रक। कुछ बेसिक जो है, जो सबको पता होंगे वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं पता है केवल वही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कुछ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो पता ही होगा। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल पता हो सबको, आयतन पता, घनत्व पता, क्या होता है घनत्व, हाँ डेंसिटी, हाँ उर्दू में भी बता दो क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो इकाई क्या हो जाएगी इसकी, चलो लिखो इसको, तो कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता। पहला लिख लेंगे, हम पता हो या नहीं पता हो सब लिखेंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए लिखेंगे तो सब लिखें। पहला लिख लेंगे घनत्व, इंग्लिश में इसे लिखेंगे डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। हमने कहा मास को m से और वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे। तो शब्दों में लिख रहे हो तो शब्दों में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में मास बाय वॉल्यूम भी लिख लेंगे, हिंदी में द्रव्यमान बटे आयतन। इकाई क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की इकाई कल बताया, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, और आयतन की इकाई क्या हो जाएगी, क्या हो गया आयतन की इकाई, आयतन समझता है ना। आयतन में 3 डायमेंशन होते हैं, क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होते हैं, पता है नहीं पता है, तो ये किलोग्राम हो जाएगी इकाई किसकी, द्रव्यमान की। आयतन की क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, जैसे केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या फिर यदि कोई ऑप्शन ऐसा आता है किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, तो वो भी सही है, दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे वेग या चाल, पता होगा लेकिन फिर भी लिखेंगे क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा, वेग और चाल में डिफरेंस क्या है, कुछ तो डिफरेंस होगा। वेग मतलब वेलोसिटी और चाल मतलब स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है,
एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी नहीं है फिजिकल। वेलोसिटी में डायरेक्शन नेसेसरी होता है। थोड़ा सा सही बोल रहे हो लेकिन थोड़ा सा गलत भी है। हाँ, एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन दूसरी, हाँ स्केलर। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि आगे आता रहेगा, पूरी फिजिक्स में आता रहेगा। ठीक है, स्केलर वेक्टर नहीं समझता है तो देख लेंगे। ठीक है, किस किस को पता है स्केलर वेक्टर? सदिश, सदिश किसको नहीं पता? नहीं पता वाले तो आते नहीं, पता है एक ही को पता है। आपका साइंस था, चलो कोई बात नहीं, साइंस था या नहीं था, साइंस तो पढ़े रहे। ठीक है, दो टाइप की क्वांटिटीज यदि हम देखें तो, और भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझें, क्योंकि पूरी फिजिक्स जो है इसी के आसपास घूमते रहती है और क्वांटिटी के हिसाब से जो है वैल्यू भी चेंज हो जाती है। हमने कहा इंग्लिश में स्केलर, इंग्लिश में बोला मतलब 1 2 3 4, आप भी इधर भी था कल कोई एब्सेंट, इधर भी था कल कोई इंग्लिश मीडियम नहीं था, कभी नहीं हुई। स्केलर और वेक्टर, कितना बोर्ड ये स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे बोर्ड। अब स्केलर और वेक्टर, स्केलर को हिंदी में हम कहते हैं अदिश और वेक्टर को कहते हैं सदिश। अब जैसा कि आपने कहा, क्या नाम है? हाँ, विनी, मिनी। अच्छा, कल मिनी माइक्रो तुम लोग यही कर रहे थे, माइक्रो मिनी। अभी जब हम देखें स्केलर क्वांटिटीज, तो स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां, वो देखो कोई भी जो राशि होती है तो राशि में एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। क्या होता है? अरे बोलो, क्या होता है? परिमाण और क्या होता है? दिशा। ये परिमाण कौन है? हाँ, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड, उर्दू में भी बता दें। मैग्नीट्यूड और दिशा को हम बोलेंगे डायरेक्शन। होता क्या है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर या वेक्टर, इनमें से कौन सी सदिश राशि या अदिश राशि है, चूज करने के लिए आ गए। तो हमें पता होना चाहिए कि स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या है, मतलब कैसी कौन सी राशियां जो है अदिश होती, कौन सी राशियां सदिश होती है। परिमाण, जैसे फॉर एग्जांपल बल के बारे में सुना है, चलिए हम बात करते हैं ना फोर्स। फोर्स का मतलब फॉर्मूला पे नहीं जाते। फोर्स का मतलब है कि हमने कुछ द्रव्यमान है हमारे पास में और उसको कुछ एक्सेलरेशन दे दिया, तो मतलब उसको हमने जो है वेग उसका बढ़ा दिया, तो वेग बढ़ रहा है कुछ दर से, तो ये क्या हो जाता है? बल हो जाता है। उस पर भी बच्चा, तो बल का वैल्यू 5 न्यूटन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बल कैसी राशि? सदिश राशि। तो ये जो एरो लगा, सदिश राशि जितनी भी होती है, तो इतना डीप पे नहीं जाना, लेकिन समझने के लिए ये जो बल है, बल कैसी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि बल की एक दिशा होती है, मतलब जब भी कोई बल लगा रहे हैं तो बल को एक दिशा में लगाते हैं, और उसका जो ये वैल्यू दिख रही है 5 न्यूटन, इसको हम बोलते हैं परिमाण। मतलब जितना हमने नापी गई जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? परिमाण कहलाती है। और जो दिशा है, दिशा जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट, एक्चुअली दिशा लेफ्ट राइट से नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब दिशा लिखते हैं एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में है, तो ये दिशा होती है, तो उसके हिसाब से इन सदिश राशियों की दिशा होती है। तो सदिश राशियों में क्या क्या हो जाएगा? परिमाण और दिशा दोनों होंगे, और अदिश राशियों में केवल परिमाण होंगे, दिशा नहीं होंगे। इनके एग्जाम्पल के लिए यदि देखा जाए तो दूरी जो है कैसी राशि है? अरे अदिश में लिख रहे हैं, फिर सदिश हम ही गलत लिख रहे हैं। दूरी हो जाएगा, दूरी के बाद चाल हो जाएगा, चाल के बाद जैसे आवेश है, आवेश के अलावा जो है कार्य, कार्य के अलावा ऊर्जा, ऊष्मा, ये सारी की सारी जो राशियां हैं ये कैसी हो जाएंगी? अदिश राशियां हो जाएंगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सदिश राशियों की, तो सदिश राशियों में जैसे हमने लिखा ऑलरेडी, वेग, वेग के अलावा विस्थापन, विस्थापन के अलावा जब हम बात करते हैं बल की, बल, बलाघूर्ण, तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ना है, कोई सभी फॉर्मूले का यूनिट आ सकती है, फॉर्मूला तो नहीं आएगा लेकिन इकाई जरूर आ सकती है। ठीक है, इतनी बार आगे समझ, सदिश सदिश आगे समझ में। तो वेग और चाल में क्या डिफरेंस हो? जब एक सदिश है एक अदिश है, कौन सी सदिश? वेग कैसी राशि? सदिश राशि। और जो चाल है वो कैसी राशि? अदिश राशि। ठीक है,
अब इनका फॉर्मूला लगभग सेम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है क्योंकि सॉल्यूशंस का डिफरेंस है। वेग यदि लिखेंगे तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। चाल बोल रहे हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। लेकिन चाल हो या विस्थापन हो दोनों को हम s से डिनोट करते हैं और समय को t से डिनोट करते हैं। s का मतलब स्पीड नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? फिजिक्स में जब हम विस्थापन को लिखते हैं किससे लिखते हैं, s से, ठीक है। और विस्थापन और दूरी को दोनों को किससे लिखते हैं, s से लिखते हैं। और विस्थापन से बनता है वेग, वेग से बनता है त्वरण। आगे पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल समझ लो फॉर्मूला लिखनी है क्योंकि हमें विस्थापन से वेग कैसे बनेगा। विस्थापन को यदि समय से भाग दे देंगे तो विस्थापन को यदि हमने समय से भाग दे दिया तो क्या बन गया, वेग। वेग को यदि हमने वापस से समय से भाग दे दिया तो क्या बन जाएगा, त्वरण। ठीक है, इतनी बार आगे समझ में। विस्थापन को समय से भाग देंगे तो क्या बनेगा, वेग। वेग को समय से भाग देंगे तो क्या बनेगा, मतलब विस्थापन से वेग बना, वेग से क्या बना, त्वरण। वैसे ही दूरी है, दूरी से क्या बन जाएगा, चाल। चाल से कुछ नहीं बनता, ठीक। हाँ, इसकी इकाई क्या हो जाएगी बताएं। इकाई क्या होगी, विस्थापन की इकाई क्या होती है, अरे क्या होती है, और समय की क्या हो जाती है, सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम। इसको p से डिनोट करते हैं, छोटा p, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवी क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान गुणित वेग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये संवेग बन जाएगा। और द्रव्यमान के लिए हम जो इकाई लिखते हैं, द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाती है बताएं, किलोग्राम। और वेग की क्या हो जाती है, मीटर। मतलब पूरी इकाई क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किसकी इकाई हो जाएगी, संवेग, ठीक है। संवेग और आवेग दोनों की इकाई वैसे सेम ही होती है, तो आवेग भी लिख लेंगे इसके बाद में। आवेग को वैसे आई से नोट करते हैं, इंग्लिश में इंपल्स कहते हैं। और ये होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन। इकाई क्या होता है, बोले। आवेग की इकाई क्या होगी, क्षेत्रफल की इकाई पता है, पता है ना, क्या होती है क्षेत्रफल की इकाई, बोलो, मीटर। मान लो क्षेत्रफल में अंतर निकाल रहे हो तो आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में ही आएगा ना। अब ये जो है संवेग है, संवेग में अंतर मतलब ये डेल्टा पी मतलब संवेग में अंतर। संवेग में अंतर ही क्या कहलाता है, आवेग। तो संवेग में जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आवेग। लेकिन है तो संवेग ही है ना। संवेग में से ही संवेग माइनस कर रहे हैं, p2 माइनस p1 लिख सकते हो, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। लेकिन वो फॉर्मूला नहीं आएगा। तुम्हें मेन जो है मतलब है ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां और इनकी इकाइयां। लेकिन अब इकाई कितनी रटोगे, इससे अच्छा है कि फॉर्मूला भी याद रखो कि कौन से फॉर्मूले से ये इकाइयां बन रही है। क्योंकि क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जिसमें इकाइयां पूछा, ये इकाई क्या है, किसकी है, तो इसकी इकाई भी क्या होगी, सेम यही होगी। क्योंकि किससे बना, संवेग से बना है, तो संवेग की इकाई क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आवेग की इकाई भी क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया इतना, अरे आया भी नहीं आया। अब नेक्स्ट लिखेंगे त्वरण। त्वरण को हमने बताया किससे डिनोट करते हैं, ए से। इंग्लिश में एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है बताया, वो वेग, एक्चुअली वेग बटे समय लिखा है हमने, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। मतलब कभी गाड़ी चलाई, स्कूटी स्कूटर चलाते ही हैं। अब देखो जब उसमें एक एक्सेलेरेटर नाम का कुछ होता है नहीं होता है, ठीक है। कार में एबीसी होता है, पैर में होता है मतलब, ठीक है। एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है, एबीसी। तो अब यहाँ पर देखें, जब एक्सेलेरेटर की हम बात करते हैं तो जब एक्सेलेरेटर देते हो तो एक कुछ मीटर होता है हमारी गाड़ी में, वो उसका नाम क्या है, स्पीडोमीटर। और कार में कौन कौन से मीटर होते हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। और कौन से मीटर आते हैं, हाँ माइलोमीटर। हाँ, वो माइलेज बताने के लिए एक और मीटर होता है, कुछ कारों में नहीं होगा।
इसमें अब जब स्पीड जो बताता है उस मीटर को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। जो कांटा घूमता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं जब तो कांटा घूमता है तो उसे स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और मीटर का नाम लिया आपने, ओडोमीटर। ओडोमीटर बताता है दूरी, ठीक है। स्पीडोमीटर बताएगा स्पीड की कितनी स्पीड है तुम्हारी। आज जब स्कूटी से घर जाओगे तो देखना कि क्या लिखा हुआ है स्कूटी में, मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर का है, क्या लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर ही लिखा होता है, ठीक है। शायद ही किसी स्कूटी में, इलेक्ट्रिक वाले में पता नहीं आ गया होगा, चाइनीज होगी कोई तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर ही होता है, ठीक है। तो स्पीड जो होती है उसमें हम जो स्पीडोमीटर होता है वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताता है, ठीक है। तो अब जब हम एक्सीलरेटर का नाम एक्सीलरेटर क्यों है, क्योंकि जब हम जैसे घर से निकलते हैं तो जैसे ही हमने गाड़ी चालू करी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। फिर धीरे धीरे करके हम स्पीड बढ़ाते हैं, फिर कोचिंग लेट हो जाते हैं तो और तेज बढ़ा देते हैं। तो हमारी वेग क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, आया ना। और फिर अचानक से कोई आ गया बीच में तो ब्रेक भी लगा देते हैं। कुछ लोग ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैरों का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक पे, क्योंकि भरोसा नहीं होता, इसलिए सैंडल खराब हो। तो ऐसा नहीं करना है, ब्रेक पे भरोसा रखो, ब्रेक बराबर लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, फिर वेलोसिटी जब ब्रेक लगाया तो क्या हो गई, कम हो गई। वेग पहले बढ़ गया, फिर वेग क्या हो, कम हो गया। लेकिन वेग यदि कांस्टेंट है, मतलब वेग मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यदि नियत है, तो इसका अर्थ क्या है कि त्वरण 0 है। देखो समझे भी क्या कह रहे हैं, नहीं समझे। ये क्या है, कार बोल दो, थोड़ी सी गाड़ी तो फिर बैलगाड़ी तो होगी। तो अभी प्रारंभिक वेग इसका क्या था, 0 था। फिर हमने धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाई और मान लो कुछ अच्छी सी कार है तो एकदम से 70 किलोमीटर पर आवर कर ली स्पीड से। फिर उसका थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी जो है 70 हम मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं क्योंकि हमारी असाइन मीटर पर सेकंड है, इसलिए हम मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं। और इसका स्पीड जो है मान लो 120 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेग बढ़ रहा है मतलब त्वरण है, ठीक है। यदि वेग नहीं बढ़ता, मान लो अब कुछ समय बाद मान लो खाली रोड है, किसी को लग रहा है कि हाँ चलो बातचीत करते हुए गाड़ी चलाना है, BMW चलाना है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड में चलाना है, मतलब केवल हमें ना बढ़ाना है स्पीड ना कम करना है, उतनी स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही। तो इस केस में त्वरण होगा, लेकिन जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी, मतलब वेग जब नहीं बदलेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि त्वरण की डेफिनेशन क्या है, त्वरण की डेफिनेशन हमने लिखी है क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो याद रखेंगे, जब वेग बदल रहा है तभी त्वरण होगा, यदि वेग नहीं बदल रहा है, वेग कांस्टेंट है, नियत है वेग, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, 0। इसका अर्थ ये नहीं है कि गाड़ी रुक जाएगी। त्वरण 0 का अर्थ ये नहीं होता है कि गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी चलेगी, आपका वाहन चलेगा, लेकिन उसका त्वरण 0 होगा। बात समझ में आ रही? त्वरण का मतलब ये होता है कि वेग बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो दो प्रकार के त्वरण हो जाते हैं, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। जब ब्रेक लगाया तो त्वरण क्या हो गया, ऋणात्मक त्वरण हो गया, डी एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? अरे आया भी है, नहीं आया समझ में? तो आगे के आएंगे कॉन्सेप्ट तो वहां नहीं समझाएंगे, क्योंकि अभी इसके बाद गतिकी है तो ये सब गतिकी में आएगा। लेकिन अब फॉर्मूला अभी लिख रहे हैं हम, तो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले पूरे फिजिक्स के और इन्हीं से सारे फॉर्मूले बने हैं, तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ में आ गया था, आया ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आ गया था समझ में? तो इकाई क्या हो जाएगी बनाए, मीटर पर सेकंड ही हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होगी देखो, वेग की इकाई, वेग माइनस वेग कब अंतिम हो फाइनल हो, लेकिन वेग तो वेग ही रहेगा, इसकी इकाई क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड ही रहेगी। आया ना? सुन भी रहे हैं? येलो ड्रेस ये नाम क्या है? हाँ हाँ, महक, ध्यान दे। मीटर पर सेकंड थी, इसकी इकाई वेग थी, ठीक है। और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो 1 सेकंड और नीचे जुड़ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? इसके बाद नेक्स्ट जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण।
लिखिए क्या होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी पे ही रहते हो या नहीं रहते हो? रहते हो ना पृथ्वी पे। चंद्रमा पे चले गए तो मर जाएंगे, मरने की बात ही करते हैं। साइंटिस्ट लोग ने बहुत अच्छी खोज कर ली है, स्पेस सूट बनाया है कुछ। चंद्रमा पे जो गए वो मरे नहीं है, जिंदा वापस भी आए हैं। राकेश शर्मा जी को क्यों भूल जाते हो? तो हम अनिल आर्मस्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, हाँ ऐसे कुछ है, नीले आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, नीला आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम बात करते हैं जैसे चंद्रमा की, तो चंद्रमा में जाने से मरते नहीं। जैसे वायरा वे तुम लोग को पता होना, चंद्रमा में बहुत सस्ती जमीन है, मेरे ख्याल से कुछ एकड़ 3000 रुपए एकड़ है, जहाँ तक खरीद सकते हो चंद्रमा में जमीन, मरेंगे नहीं। अब बात करते हैं वापस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, गूगल कर लेना, ऐसी कुछ है, ठीक है, 3000 के आसपास ही एकड़ है। चले चंद्रमा ही चलते हैं, कल से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते, वही खेती करेंगे। तो अब वापस आते हैं ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो चंद्रमा का नाम क्यों लिया? क्योंकि जब हम चंद्रमा पर यदि चले जाते हैं, यदि जिंदा रहते हैं तो वहां पर जो भी चीज वहां पर जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चंद्रमा की कम है पृथ्वी की तुलना में, तो इसीलिए वहां पर चलना पॉसिबल नहीं हो पाता। यदि आप चलने की कोशिश भी करोगे तो आप यदि मान लो यहाँ से जंप मारे तो शायद वो बाहर जाके जाओगे सीधे, हवा में लटकते रहोगे। यदि किसी ने पानी पी के थूक दिया तो पानी भी हवा में लटका रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम है। इसीलिए यही कारण है कि चंद्रमा में एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर समझता वायुमंडल, पढ़ा होगा ना, कभी तो पढ़ा होगा, ठीक है। वायुमंडल और एटमॉस्फेयर, जो गैसेज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है ना, वायुमंडल मतलब गैसेज। तो गैसेज है क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है जो गैसेज के पार्टिकल होते हैं इनमें मास होता है, और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको पकड़ के रखता है। इसीलिए गैसेज जो हमारे वायुमंडल में है, और जो मतलब ज्यादा डीप में जाओगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाती है गैसेस की, तो उससे यदि ज्यादा यदि ग्रेविटेशन फोर्स है तो ही जो है पार्टिकल्स जो है पृथ्वी के अंदर रहेंगे या किसी भी ग्रह के आसपास रहेंगे। लेकिन चंद्रमा में ऐसा नहीं है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, पृथ्वी से भी कम है, तो इसीलिए सारी गैस जो है एस्केप हो जाती है, चली जाती है। मतलब तुमने गैस ले आके छोड़ भी दिया कि सोचा चलो एक काम करते हैं, कूद कर चलना तो संभव हो ही जाएगा, स्पेस सूट पहन लेंगे, चल लेंगे, जैसे सांस लेने के लिए वहां पे पेड़ पौधे लगा देते हैं, कुछ ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ऐसा यदि करने की कोशिश भी किया तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि मान लो जैसे जैसे तुमने ऑक्सीजन वहां ले जाके छोड़ भी दी तो सारी ऑक्सीजन स्पेस में चली जाएगी, क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी है, मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ग्रेविटी के कारण कम है, मतलब ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएगी और एस्केप कर जाएंगे सारे पार्टिकल, मतलब वहां पे इसीलिए रहना संभव नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जी की, तो पृथ्वी की बात करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पे ही रहते हैं। तो पृथ्वी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8 क्या मीटर पर सेकंड। अभी हम गुरुत्वीय त्वरण कह भी रहे हैं और उसमें त्वरण की इकाई में सेकंड लगा रहे हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा? तो इसमें क्या 9.8 मीटर पर सेकंड, इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूले में खाली वेग बटे समय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन बटे समय, क्योंकि त्वरण है ना, तो त्वरण वैसे इसका फॉर्मूला है F = mg से फॉर्मूला आता है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि हम अभी वहां पर नहीं पहुंचे तो वेग में परिवर्तन बटे समय लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो। और इसका जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि नोट करके लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो पृथ्वी के लिए, मतलब GE मतलब अर्थ, पृथ्वी के लिए इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कई बार 10 भी ले लेते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कई बार क्वेश्चन यदि आ गया फॉर एग्जांपल कि अभी हमने बोल तो दिया कि कितनी कम है, तो 1/6 कम है, ठीक है। तो मून पर यदि मून और अर्थ का यदि कंपैरिजन यदि हम करते हैं, किसका? मून और अर्थ का, ये एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी किसके कारण होगी? अर्थ के कारण। मून के कारण लिखेंगे तो
तो यदि जी एम लिखेंगे तो जी ई या फिर पहले 1/6 लिख लो, तो 1/6 ताकि समझ में आए ऑफ जी ई, मतलब पृथ्वी पर जितना पृथ्वी त्वरण है, मतलब कितना है पृथ्वी पर पृथ्वी त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका 6 गुना कम कहां पर होगा, मतलब ऑब्वियसली हम डिवाइड कर रहे हैं तो मून पर जो एक्सिस्टेंशियल ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया? लगभग कितनी होगी डिवाइड करके बता सकते हो? एग्जैक्ट वैल्यू तो बताई, लेकिन लगभग कितनी होगी डिवाइड करके बताएं। अरे भाग करो। 1.6 आया? ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो इसकी 1.625 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा? आया ना? पृथ्वी पर कितना है वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून पे कितना हो जाएगा 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए वहां पर चलना या जीवन वहां पर संभव नहीं है, और एस्केप वेलोसिटी वहां गैसेस जो एस्केप हो जाती है वायुमंडल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इतना आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखेंगे हम दाब। दाब पता है? प्रेशर, वो भी मेरी बताने वाले थे। दाब इंग्लिश में प्रेशर लिख देंगे, प्रेशर को पी से नोट करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे ये स्मॉल पी है और ये कैपिटल पी है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, जिसे एफ अपॉन ए लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होगा? और इक्वालिटी होती है पास्कल, क्योंकि पास्कल साइंटिस्ट पास्कल लॉ पढ़ते हैं। जब दाब के बारे में पढ़ते हो तो एक पास्कल लॉ आता है, तो पास्कल लॉ बताता है कि जो प्रेशर है किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि फोर्स लगाता है, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल पास्कल ने ये नियम दिया था दाब का, तो इसीलिए उसके सम्मान में यूनिट रख दी पास्कल, पीए लिखते हैं, लेकिन एक दोनों इकाई सही है। लेकिन ठीक है, न्यूटन पर यहाँ पर एरिया, एरिया की इकाई क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, या फिर पीए, पीए मतलब पास्कल। ये लिखो, हो गया? अच्छा, थोड़ी देर पहले हम जी की बात कर रहे थे, तब एक कंसेप्ट और ये समझ ही लो क्योंकि बाद में आएगा, तो अच्छा भी पढ़ लो। द्रव्यमान के बारे में तो पढ़े लिया आपने, आया यहाँ है कि द्रव्यमान आपने पढ़ा था, कल पढ़ा था, मूल मात्रा में पढ़ा था। द्रव्यमान और भार में कुछ अंतर होता है क्या? द्रव्यमान और भार में कुछ अंतर होता है क्या? होता है, तो क्या होता है? मास एंड वेट में, ठीक है, तो ऐसे देख रहे हैं ये कौन प्राणी है? हाँ बताए बेटा, मास और वेट में कुछ अंतर होता है क्या? तो क्या होता है? मास फिक्स रहता है, ठीक है, और वेट चेंज हो सकता है, जैसे अपने यहाँ पे जो वेट होगा उसका मूल पे 1/6 होगा। ठीक है, गुड। तो अब देखो, अब एक्चुअली जो वेट है फोर्स है, ठीक है, ध्यान देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंस लिखाएंगे ना, ठीक है, इसी से समझ लो। ठीक है, मान लो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? सो क्या है, करो फिर से, इतना तो बोर नहीं पढ़ाते कि नहीं, थोड़ा तो नहीं पढ़ा। अब इसमें हमेशा एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे हमने तो एग्जांपल ले लिया, इसका मास यदि m, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है mg, ठीक है। तो जो mg होता है ये एक्चुअली वेट होता है, ठीक है। फोर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बल भी लिख सकते हैं, मतलब यदि इसको इक्वल टू फोर्स भी लिखा तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हमने इसको एक नाम दे दिया, इस फोर्स को जो ग्रेविटेशन के कारण लग रहा है उसको हमने एक नाम दे दिया वेट, WAIT नहीं, WEIGHT, ठीक है। तो वेट इसका नाम दे दिया। तो इसके हिसाब से यदि हम इसका वेट निकालें, यदि मान लो 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, m is equal to 5 kg यदि दिया हुआ है, तो उसका यदि वेट यदि हम नापेंगे, ये तो द्रव्यमान है, समझ में आ गई बात? जैसे इन्होंने कहा, क्या कहा आपने, क्या नाम बताया? अक्षय, अक्षय कुमार ने जैसा कहा, यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg है, ठीक है।
अब लेकिन वेट इतना नहीं होगा, ठीक है। अब यदि मून में ले जाओगे तब भी मास 5 kg रहेगा, ठीक है ना। मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम कहते हैं कितना उसमें कहना चाहिए मैटर है, उसका मास कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी का 50 किलो वेट है, पूछ नहीं रहे, नहीं तो बोलोगे सर वेट पूछ रहे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल 50 किलो किसी का वेट है यहाँ पर, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? अरे देखो m इक्वल टू कितना है 5, g की वैल्यू 9.8 लगभग 10 ले लिया हमने, तो 10 ले लिया तो कितना होगा 50, चलिए kg है, ठीक है, देखिए 50 kg को। अरे को समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी का वेट तुमने ना, वेटिंग मशीन होती ना जिसमें हम वजन करते हैं, ठीक है, तो वजन किया तुमने और वजन किया तो 50 किलोग्राम फोर्स क्यों कहा है बाद में बताएंगे, ठीक है। केजीएफ क्यों लिखा, वो केजीएफ नहीं है, वो जो तुम लोग ने देखी थी वाली केजीएफ नहीं है, ठीक है, ये किलोग्राम फोर्स है, ठीक है। तो ये 50 केजीएफ का मतलब क्या हो गया, एक फोर्स है जो 50 केजीएफ नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए तुम्हारा वेट कितना 50 केजी, लेकिन तुम्हारे अंदर द्रव्यमान कितना खाली 5 किलोग्राम। बात समझ में आ गई है ना। और यदि यही इसको यदि हम मून पे चलेगा, तुमने बोला 1/6 हो जाएगा, 6 से भाग दे दो इसको, कितना हो जाएगा 6 का पहाड़ा पढ़ो, 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, लगभग 8 किलोग्राम फोर्स ही मान लो, ठीक है। मतलब यहाँ पर पृथ्वी पर 50 किलोग्राम फोर्स है और वहां पर लगभग 8 हो गया, मतलब कम हो गया मून पर जाकर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यदि तुमने कभी सब्जी ली है, लेते हो ना सब्जी, खाते भी होगे, हर घंटे खाते तुम लोग, हर घंटे ब्रेक होता है तुम लोग, क्या समझ में नहीं आता कितना खाते हो। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दुकान गए और दुकान में जाके तुमने यदि फॉर एग्जांपल 1 किलो आलू लिया, ठीक है, 1 किलो आलू लिया, 1 किलो आलू मतलब वो 9.8 न्यूटन होता है, और तुमने कह दिया एक्चुअली वो न्यूटन यहाँ से आता है, बाद में बताएंगे इसको, लेकिन केजीएफ मतलब वो तुमने 1 किलोग्राम में 1 केजीएफ आलू लेकर आए तो 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम तो इसकी द्रव्यमान की इकाई होती है ना, तो मास और वेट में अंतर होता है, तो तुम जो लेकर आते हो वेट लेकर आते हो, आया ना। तो वही यदि तुमने मून पर जाके लोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा मिलेगा, आया ना। तो समझ में आया कि वेट और मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस, इतना तो समझ में आ गया होगा कि मास मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी मैटर की होती है वो मास किलोग्राम में होता है, और वेट एक्चुअली फोर्स है जो ग्रेविटेशन के कारण लग रहा है, ठीक है। और wही जुपिटर में चले जाओ, जुपिटर के कारण कुछ तो पढ़ा होगा, अरे जीएस में पढ़ते हो। और क्या खास बात है, ग्रह है एक सौरमंडल का, और क्या खास बात है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लगभग पृथ्वी के 100 गुना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यदि तुम्हारा वजन यदि 50 केजी तो 100 को बड़ा कर दो 5000 केजी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि 100 हाथी बैठे तुम्हारे साथ, इतना वेट हो जाएगा, इतना ज्यादा ग्रेविटेशन पुल है। इसीलिए वहां पर यदि देखोगे तो वायुमंडल उसका बहुत अलग ही है, पृथ्वी से बहुत अलग है, बहुत सारी गैसेस हैं और बहुत सारी क्रियाएं वहां पर हो रही हैं, मतलब वहां पर रहना संभव तो है नहीं, वैसे भी बड़ा तो है, वो तो अलग चीज है, लेकिन उसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसके मून जो है उपग्रहों की संख्या भी पृथ्वी से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किसका हमें नहीं पता, नहीं तुम लोगों को पता होगा जीएस वाले में, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा प्लैनेट है सबसे ज्यादा मून है, मून समझते हैं, सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब उपग्रह सबसे ज्यादा किसके हैं, प्राकृतिक है, ढूंढ के लाना मन समझ पक्का। ये वापिस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ये आगे समझ में, दाब तक आगे समझ में आया ना, आखिरी फिर उसके बाद खत्म करेंगे, खुश हो जाओ, क्लास छूटने वाली है। लास्ट लिखेंगे सार्वत्रिक पृथ्वी नियतांक, 10 पूरे कर ही देते हैं, ठीक है। देखिए सार्वत्रिक पृथ्वी नियतांक इंग्लिश में लिखेंगे इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हिंदी में सार्वत्रिक पृथ्वी नियतांक कैपिटल जी। क्लियर, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक इंग्लिश में लिखा, क्या लिखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट समझता है, नियतांक समझता है, जिसकी वैल्यू कभी ना बदले तो वो क्या होता है, नियतांक, ठीक है। अब जो न्यूटन थे जिसके काम तुम्हें सब पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, उन्होंने एक नियम दिया था,
ये यदि कोई द्रव्यमान है, ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान है, ठीक है, याद रखना आगे जब आएगा चैप्टर तो उसमें नहीं, ग्रेविटेशन अलग चैप्टर है। अब कोई ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान है, मान लो m1 m2 है, इनके केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी मान लो r है, तो इनके बीच में कुछ आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल इनके बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट जब हटाते तो यहाँ पे कांस्टेंट जाता है कैपिटल G, और जो कैपिटल G है ये जो वैल्यू है यही सार्वत्रिक पृथ्वी नियतांक कहलाती है, और जिसका वैल्यू जो है क्योंकि सार्वत्रिक पृथ्वी नियतांक है तो वैल्यू भी होनी चाहिए 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो मैं तो ये जो कैपिटल G है ये सार्वत्रिक पृथ्वी नियतांक है, मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। बात आ जाती है समझ में ना, क्योंकि सार्वत्रिक पृथ्वी नियतांक है और ये न्यूटन ने ही इसका वैल्यू दी थी, तो ये वैल्यू कैलकुलेशन से आती है, लेकिन फिक्स वैल्यू। तो G = 6.67 10 टू द पावर -11, कितना वैल्यू होती है G की? फिर से बोलो। इकाई इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। एक्चुअली G की वैल्यू निकालेंगे तो ये अगर चला तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो G का जो है यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सार्वत्रिक पृथ्वी नियतांक होता है, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान है तो वो दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। सर बस 2 मिनट, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? आया ना? मतलब जैसे दो पेन है तो ये दो पेन भी आपस में आकर्षित, ये दो लोग बैठे हुए ये भी आपस में आकर्षण कर रहे हैं लेकिन चिपक नहीं रहे, ऐसा क्यों? ये तो लॉ थोड़ी गलत होगा, ठीक है, फांसी आ रही है। लेकिन देखो ये एक्चुअली ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये पेन चिपक क्यों नहीं रहा है आपस में? कारण क्या है? ये द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, तो द्रव्यमान काफी बड़ा होना चाहिए तब जाके ये फोर्स है, क्योंकि बहुत वीक फोर्स है। द्रव्यमान कितना बड़ा होना चाहिए? पृथ्वी बराबर चंद्रमा बराबर, तब जाके ये आकर्षण बल लगता है। बात आ जाती है समझ में? आया ना? तो न्यूटन गलत नहीं थे, वो सही थे, लेकिन द्रव्यमान बहुत कम है तो अट्रैक्शन फोर्स, और हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो ये आकर्षण बल यदि द्रव्यमान बहुत छोटा है तो बहुत कम आकर्षण बल रहेगा, नहीं के बराबर। देखो 10 की घात 11 तो यही लगा हुआ है, तो मतलब ये द्रव्यमान बहुत कम है तो नहीं के बराबर आकर्षण बल लग रहा है, मतलब नहीं चिपकेंगे दो द्रव्यमान, यदि द्रव्यमान छोटे है तो, ठीक है। समझ में आ रही बात? यदि बहुत बड़े हैं जैसे पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के अलावा चंद्रमा हो गया, तो इनके बीच में आकर्षण बल होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा द्रव्यमान बड़े द्रव्यमान, ठीक है। तो G का फॉर्मूला यही लिखेंगे, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G का फॉर्मूला पता है? Fr² फॉर्मूला नहीं आएगा लेकिन फिर भी अब यूनिट लिखनी इसलिए लिख लेंगे। Fr² अपॉन क्या हो जाएगा? m1 m2 हो जाएगा। चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इकाई क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, और बाकी कुछ इकाइयां और हैं वो हम कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में इकाइयां और उनके मात्रक जो है, मात्रक इकाई होती है लेकिन पीजीएस इकाई आती है, उसमें पता होना चाहिए कौन से भौतिक राशि की कौन सी इकाई, और सबके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी बता दिए हमने ताकि समझ में आए कि होता क्या है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? आया ना? सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे का हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।